नमस्ते। बीरमपुर के इस रहस्यमयी और श्रापित गांव के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे भयानक रहस्य की गहराइयों में जाने वाले हैं जो सदियों से दफन है। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रात होते ही खौफ का साया मंडराता है, और एक ऐसा प्राचीन महल जिसकी दीवारें आज भी अनकही खौफनाक कहानियां बयां करती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब एक बड़ा सवाल, क्या होता है जब आज की आधुनिक दुनिया के कॉरपोरेट लक्ष्य किसी बहुत ही प्राचीन और खतरनाक श्राप से सीधे टकरा जाएं? मतलब ये पूरी कहानी इसी भयंकर टकराव के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने करियर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ एक अनदेखी अलौकिक ताकत जो किसी भी बाहरी इंसान को बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बिना कोई सस्पेंस खराब किए आइए इस पूरी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, छिपे हुए इरादे। आखिर इन सबके पीछे असली मकसद क्या है? अगर हम मेघना और इशिता के मुख्य उद्देश्य को देखें तो बात बिल्कुल साफ है। वो बस मृत्युंजय अमृत का एक सैंपल चुराना चाहती हैं ताकि किसी भी तरह उनकी नौकरी बच जाए। सच कहूं तो उन्हें इस गांव के खौफनाक इतिहास या यहाँ के खतरों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह इस खौफनाक रात में अपनी जान बचाना। तांत्रिक महाराज एक बहुत ही खास अनुष्ठान कर रहे हैं और मुखिया के सख्त आदेश हैं कि सभी को अपने घरों में ताले लगाकर छिपना ही होगा। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? एक तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी नौकरी के लिए इस जानलेवा खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। इशिता की ये बात आज के मॉडर्न और थोड़े से मतलबी रवैये को बिल्कुल साफ कर देती है। वो सीधे कहती है, हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम इस राजा रानी वाली कहानी में उलझने नहीं आए थे। बस इसी स्वार्थ में अंधी होकर इशिता और मेघना अनुज से एकदम सफेद झूठ बोलती हैं कि वो घर के अंदर ही रहेंगी, लेकिन असल में वो घर के पिछले दरवाजे से रात के घने अंधेरे में बाहर निकल जाती हैं। भाग 2, अलौकिक खतरा, निशिलों का खौफ। और फिर रात के उस अंधेरे में जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घटनाएं बहुत तेजी से घटी। सबसे पहले राजू नाम का एक ग्रामीण जंगल के पास सिगरेट पी रहा होता है। ठीक उसी समय इशिता और मेघना जंगल की सीमा पर कदम रखती हैं और तभी हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगती है, बम बम बम। ये निशिलों के आने की साफ आहट थी। अगले ही पल राजू के ठीक पीछे एक ताबूत अपने आप खुलता है। उसमें से 2 भयानक हाथ निकलते हैं और राजू को चीखने तक का मौका दिए बिना अंदर खींच लेते हैं। ये भयानक नज़ारा देखकर लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं। गनीमत ये रही कि ऐन उसी वक्त अनुज वहां पहुंच जाता है और वो सब किसी तरह भागकर सुरक्षित किले के अंदर पना लेते हैं। अब किले के अंदर का माहौल भी कुछ कम डरावना नहीं था। तांत्रिक महाराज का वो खास अनुष्ठान भी कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाया। ध्यान में जाने के बाद वो एक रहस्यमयी चमकती हुई तितली के पीछे अंधेरे में गए जरूर, लेकिन उन्हें वो जादुई किताब सीधे तौर पर नहीं मिली। उनका खुद का कहना था, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी मुझे जमीन पर लगा सिर्फ एक रहस्यमयी दरवाजा ही दिखाई दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो प्राचीन किताब किसी बहुत गहरे तहखाने में दबी हुई है और कोई भी जादू उसे यूं ही बाहर नहीं निकाल सकता। भाग 3, अतीत के सपने, मेघना का रहस्य। रात के करीब 4 बज रहे थे जब मेघना एक बहुत ही अजीब सपना देखती है। और सच कहूं तो ये महज एक सपना नहीं था, ये पूरा का पूरा एक नक्शा था। वो खुद को एक प्राचीन राजकुमारी के रूप में देखती है। वो राजमहल के खास गलियारे से गुजरती है, फिर एक बहुत बड़े से दरवाजे के अंदर जाती है। वहां सामने एक अलमारी है जिसे वो खोलती है और उस अलमारी के अंदर रखे एक बक्से को खोलने पर उसे एक बड़ी सी चाबी मिलती है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी भूल भुलैया को पार करना या किसी खजाने का नक्शा सुलझाना। जब मेघना अचानक इस झकझोर देने वाले सपने से जागती है तो वो पसीने से पूरी तरह तरबतर होती है। ये फिजिकल रिएक्शन साफ दिखाता है कि वो सपना सिर्फ उसके दिमाग का फितूर नहीं था, बल्कि वो उसके शरीर में भी एक असली हलचल पैदा कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जागने के बाद भी राजकुमारी के रास्ते का वो पूरा नक्शा उसके दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ था। अतीत की उस जानकारी ने उसके आज के दिमाग में पूरी तरह से अपनी जगह बना ली थी। उस नक्शे की असल में बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगली सुबह उस विशाल राजमहल को खोजना कोई बच्चों का खेल नहीं था।
तांत्रिक महाराज और सारे गांव वाले उस बड़े से राजमहल का कोना कोना छानने लगे। इसी बीच मनीष नाम का एक आदमी एक अंधेरे कमरे में दाखिल होता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से ढेर सारे चमगाड़ शोर करते हुए बाहर निकलते हैं। मनीष जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है, अचानक एक लबादे वाला खौफनाक सा आदमी उस पर हमला कर देता है। मनीष जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मनीष की चीखें हमेशा के लिए उसी कमरे में दफन हो जाती हैं। महल की ये रहस्यमयी सुरक्षा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि शाम होने तक आधा महल भी नहीं खोजा जा सका था। भाग 4 जानलेवा तहखाना, एक प्राचीन रहस्य। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तांत्रिक महाराज और मुखिया हैं, जो अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति और इतने सारे लोगों की ताकत लगाने के बाद भी उस तहखाने का रास्ता नहीं खोज पाए। और दूसरी तरफ है मेघना, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आती है और बिना किसी भटकाव के बिल्कुल सटीक रास्तों पर चलने लगती है। वो ठीक उसी गलियारे, उसी दरवाजे और उसी अलमारी तक पहुंचती है जो उसने रात को अपने सपने में देखा था। तांत्रिक और मुखिया दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि भाई एक शहरी लड़की इतनी सटीकता से इस प्राचीन महल के रास्ते कैसे जान सकती है। मेघना के सपने का एक एक कदम बिल्कुल हकीकत में बदल रहा था। उसने अलमारी के बक्से से ठीक वैसी ही बड़ी सी चाबी निकाली। फिर वो उन सबको एक अंधेरे कमरे में ले गई जहां जमीन पर वो भारी दरवाजा मौजूद था। उसने उस दरवाजे के छेद में चाबी लगाई और उसे ठीक 3 बार घुमाया, खटाक। उसके बाद गांव के आदमियों ने मिलकर उस भारी दरवाजे को उठाया और आखिरकार वो तहखाना खोली गया जिसे वे इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे। तहखाने के बिल्कुल अंदर मौजूद था इस पूरी खोज का अंतिम लक्ष्य, बीरमपुर पुराण, एक बेहद प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली किताब जो तहखाने में एक शीशे के बक्से के अंदर बहुत सहेज कर रखी गई थी। ये वो किताब थी जिसके पन्नों में गांव के और शायद उस खौफनाक श्राप के सबसे गहरे रहस्य दबे हुए थे। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा मायाजाल बुना गया था। लेकिन किसी भी प्राचीन और शक्तिशाली चीज को उसकी जगह से छेड़ना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। जैसे ही मेघना ने उस शीशे के बक्से से किताब को उठाया, तहखाने में एक बहुत ही अजीब और भयानक शोर गूंजने लगा और अगले ही पल तहखाने के हर कोने से हजारों लाखों बिच्छुओं का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए सब लोग पागलों की तरह ऊपर भागे, लेकिन सीढ़ियों पर ही एक आदमी उन बिच्छुओं की चपेट में आ गया और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वो भयानक बिच्छू उसे कंकाल में बदल देते हैं। चीखते चिल्लाते हुए बाकी लोग महल के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी दरवाजे पर मौजूद आखिरी आदमी उन बिच्छुओं का शिकार बन ही जाता है। ये पूरी भागदौड़, मौत और खौफ का वो मंजर था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। खैर, किसी तरह मेघना और बाकी लोग अपनी जान बचाकर वापस किले तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वे हाफते हुए सुरक्षित किले में पहुंचते हैं, अनुज और इशिता भी वहां आ जाते हैं। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन तांत्रिक महाराज की नजर सिर्फ और सिर्फ मेघना पर टिकी थी। और यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। आखिर शहर से आई इस आधुनिक लड़की को बीरमपुर पुराण और इस प्राचीन तहखाने के इतने सटीक रहस्य कैसे पता थे? क्या मेघना का कोई ऐसा अतीत है जिससे वो खुद भी अनजान है? क्या वो सच में किसी प्राचीन राजकुमारी का पुनर्जन्म है? ये सवाल इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए और खौफनाक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। इससे एक बात तो साफ है कि कभी-कभी जो चीजें हमें सिर्फ पुरानी कहानियां लगती हैं, वो असल में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक और हकीकत के करीब हो सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।